हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक एस्पेक्ट है ये। ऑक्सीडेशन स्टेट्स पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह से ये चेंज करती हैं, कौन एलिमेंट किस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट को पोजेस करता है और उसका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। एप्लीकेशन पे पर्टिकुलरली फोकस करूँ तो ये आपको बहुत सारी बातें बताएगा, लाइक कोई स्पेसिस क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर सकता है, क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर सकता है, क्या वो डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखा सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रिएक्शन में, लाइक सपोज मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो उस हाइड्रोलिसिस के दौरान का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई बदलाव होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलाव नहीं होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ के ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं और उसके पीछे क्या प्रोबेबल वजह है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल को एक ग्लांस पे देखूं तो मुझे इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहाँ पे ऑब्जर्वेबल होंगे। ये वो मेरा पीरियोडिक टेबल है जहाँ पे मैं आपको चारों ब्लॉक्स दिखाने वाला हूँ एक साथ, SPDF। ये लास्ट दो लाइंस F ब्लॉक की हैं, लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स रहते हैं। ये जोन आपका P ब्लॉक का है, मोस्ट ऑफ द डिस्कशन यहीं पे रहेगा। ये हमारा D ब्लॉक जोन है, ये SP ब्लॉक्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें फर्स्ट मेंबर हाइड्रोजन, तो वो सिर्फ दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पोजेस करता है, आइदर +1 या -1, जबकि बाकी मेंबर्स अगर आप ग्रुप 1 में देखें तो वो सभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जबकि ग्रुप 2 में हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखते हैं, मोस्ट कॉमन है 0 to +8 तक। समटाइम कुछ कंपाउंड रिपोर्टेड है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के भी, बट बहुत ही कम। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीक्वेंसी के साथ हम 0 to +8 ऑक्सीडेशन स्टेट पाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास -4 से लेके और +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्वेबल हैं, जबकि इधर अगर आप देखें तो यहाँ +2 से लेके और +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं लेंथेनॉइड्स में, +2 से लेके +4 तक, जबकि नीचे अगर आप देखेंगे तो +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको दिखाई देंगी। ये बेसिक स्केलेटन है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस पर्टिकुलर जोन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो क्यों आ रही है। सबसे पहले हम इस एरिया को फोकस करेंगे, ये उसी में इंक्लूडेड हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करेंगे जहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन हम ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहली बात समझें आप कि ऑक्सीडेशन स्टेट अपीयर क्यों होता है। जब भी कोई स्पेसिस बॉन्ड बनाती है तो उस टाइम पे उसके उस पर्टिकुलर एटम पे जिसने भी बॉन्ड बनाना है कोई चार्ज आना है, वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू है। ये रियल चार्ज नहीं होता, ये एक सिंपली एक नंबर है जो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिप्रेजेंटेड होता है। इसको हम एक यूनिट चार्ज, एक्चुअल चार्ज कहें तो वो क्वाइट गलत होगा। हमारे पास एक स्पीसीज है A। जब भी वो किसी दूसरी स्पीसीज से बॉन्ड बनाए, लाइक B से बनाए या C से बनाए या 2B से बनाए, तो उस दौरान इस A के ऊपर कोई चार्ज अपीयर होगा जिसको मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज कीजिए A ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, मतलब आयनिक बॉन्ड बनाया। दो ही ऑप्शन है किसी स्पीसीज के पास बॉन्ड बनाने के, ब्रॉडली आई शुड से, एक आयनिक बॉन्डिंग है और एक कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अगर स्पीसीज आयनिक बॉन्ड बनाती है तो उस टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान होता है। आपको बस ये देखना होता है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया या कितने का गेन किया, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ NaCl का, तो मुझे पता होता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, क्लोरीन एक गेन करता है, तो जो जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, या जो जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये सिंपल सा पॉइंट होता है। अगर मान लीजिए कोई 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और कोई 2 को गेन कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली ये उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 और -2।
जो स्पीसीज जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी वो उसका उतना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो उतना उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। ये सिंपल पॉइंट है आयनिक बॉन्डिंग के दौरान। कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, उसमें क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है तो शेयर वो किससे करता है, वो डिसाइडर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं आपके सामने Cl का। अब मान लीजिए उसने H के साथ शेयरिंग किया, तो क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो रिजल्टिंग उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये -1 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। सपोज करो उसने बॉन्ड बनाया F के साथ, तो F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, रिजल्टिंग Cl पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये +1 उस Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट है। या मान लीजिए Cl ने 3 बॉन्ड बनाए, तो 3 F थे इस पेयर को अपनी तरफ खींचने वाले, रिजल्टिंग +1 इसकी वजह से, +1 इसकी वजह से, +1 इसकी वजह से, यानी कि इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्लोरीन पे 3 यूनिट चार्ज है, मतलब आप कहीं ऐसा सोच लें 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। ऑक्सीडेशन स्टेट और ये रियल चार्ज एक अलग स्टोरी होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपली एक नंबर है जो आपको ये रिप्रेजेंट करके बताता है कि कितने पेयर उससे दूर जा रहे हैं या कितने उसकी तरफ खींचे आ रहे हैं। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ये 3 पेयर क्योंकि क्लोरीन से दूर जा रहे थे, रिजल्टिंग 3+ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होता क्लोरीन से, मान लीजिए ब्रोमीन होता, तो फिर Cl और Br में Cl इस पेयर को अपनी तरफ खींच रहा होता, तो इस पेयर को खींचने की वजह से इसके ऊपर -1 स्टेट आ रहा होता, जबकि ये 2 पेयर F Cl से खींच के जा रहा है तो उसकी वजह से Cl पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा होता। रिजल्टेंट ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं क्लोरीन की रिपोर्ट करता तो वो +1 होती। किसी भी एटम पे जब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखना होता है तो हमारे पास एक ही तरीका है, हम उसके सराउंडिंग में बॉन्डेड एटम्स देखें। उन बॉन्डेड एटम्स को देख के उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को स्टडी करके ही हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जनरली जब एक कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है 2 बॉडीज में लाइक दिस, और मान लीजिए B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो B है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो B इस पेयर को अपनी तरफ खींच रहा होगा, इस पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट अपीयर होगा, इस पे +1। अगर मान लीजिए A और B में 2 कोवेलेंट बॉन्ड है तो B 2 पेयर्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इस पे -2 और इस पे +2। मान लीजिए A और B में 3 बॉन्ड पेयर्स हैं तो B इन 3 पेयर्स को अपनी तरफ खींच रहा है, रिजल्टिंग B पे -3 है और A पे +3। सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर एटम्स की ऐसे ही प्रेडिक्ट की जाती है। बट अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो थोड़ा अलर्ट होना है। मान लीजिए A और B में ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और सपोज करो B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो B है आपका वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड पेयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कुछ ट्वाइस होगा, यानी कि इस पे -2 और इस पे +2। जहां कोवेलेंट बॉन्ड था एक, तो -1 और +1 था, लेकिन अगर वही A और B में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपना पेयर डोनेट कर रही है, तो इसी ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू ट्वाइस हो जाता है। बट अगर ये उल्टा हो, मान लीजिए B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो डोनेट कर रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपना पेयर फॉर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसी ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप ध्यान रखिएगा। आने वाले एग्जाम्पल्स पे मैं बहुत बार आपको ये अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। अगर B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो डोनर है
लोन पेयर उसका है, ए अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे, तो उस टाइम पे इस और इस बॉन्ड की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंट्रीब्यूशन है वो 0-0 होगा। बट अगर सिचुएशन ये वाली है, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को डोनेट कर रहा है, तो इसी एक बॉन्ड की वजह से जो कंट्रीब्यूशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 -2 होगा। जबकि सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड अगर है म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और -1 होगा। चलते हैं तो फिर हम हर एक ग्रुप में ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। सबसे पहले बात करता हूँ हाइड्रोजन की, जो रखा तो गया ग्रुप 1 में, लेकिन कभी उसको माना नहीं गया ग्रुप 1 का मेंबर, क्योंकि एल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन इंक्लूडेड नहीं है। हाइड्रोजन 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोजेस करने वाला एक एलिमेंट है और हमेशा एक बॉन्ड बनाता है। किससे बनाता है? कोई भी हो, X से। अगर ये X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो H पे +1 चार्ज एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। बट अगर H एक ऐसी स्पीसीज के साथ बॉन्ड बनाता है जो उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में H पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आता है। क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ याद नहीं रखे हुए होते, तो हम एक जनरल बात कह सकते हैं कि H जब मेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है तो उस टाइम पे -1 है, और H जब नॉन मेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तो उस टाइम पे इसके ऊपर +1 है। बट परफेक्ट तरीका उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के ही ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड करने का रहता है। अब आते हैं ग्रुप 1 के मेंबर्स पे। लिथियम ऑनवर्ड्स सभी की लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है। उनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी भी होता है। एक लिथियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, वो थोड़ा कम टेंडेंसी रखता है, बट बाकी सभी तो बड़ा परफेक्ट टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। तो वो सब एक इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो मीन्स आयनिक बॉन्ड में पार्टिसिपेशन करेंगे, रिजल्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट +1 के अलावा कोई और हमें दिखाई ही नहीं देगा। वहीं ग्रुप 2 के अंदर देखें तो बेरिलियम को छोड़ के बाकी सबकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी रहती है। बेरिलियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट वो इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ पाता, आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सटेंट ज़्यादा है। बट बाकी सभी को मैं अगर देखूं तो उस टाइम पे उनका भी 2 का इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से वो लूज़ कर देते हैं, रिजल्टिंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए हुए हमें मिलते हैं। तो इन लिथियम बेरिलियम के लिए क्या कहूँ, ठीक है, अगर आयनिक नहीं बनाते तो कोवेलेंट बनाएंगे, स्टिल वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तो पोजेस करते ही हैं। मींस वो अपने ऊपर पॉजिटिव स्टेट तो दिखाएंगे ही सही। इन 2 पेयर्स को ये अपनी तरफ क्लोरीन खींचेगा, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रिजल्टिंग उस टाइम पे भी बेरिलियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही आना है। मतलब इस फैमिली में हमेशा +2 के अलावा कोई और स्टेट आप नहीं पाएंगे। यहाँ +1 के अलावा कोई और नहीं पाएंगे। हाइड्रोजन का क्लियर कट पता चल गया, +1 और -1 ये 2। एलिमेंटल फॉर्म में सभी की 0 होती है, तो मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा। लाइक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या सिर्फ +1 और -1 होती हैं? नहीं, 0 भी होती है। जब हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, तो उस टाइम पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेटली 0 होता है। अब आते हैं इस पे, ये डी ब्लॉक। अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं इसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 1 या 2 ही हैं। अगर आप इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10, ns 0 to 2, ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक की सभी स्पीसीज का। तो हमें लगता है कि अगर मैं एस ब्लॉक की तरह से बात करता तो सिर्फ ये लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते थे, उनमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो वही ट्रांसफ़र होकर आयनिक बॉन्ड बना के +1 या +2 दिखाते। लेकिन डी ब्लॉक्स वालों में क्या होता है, ये उनकी जो आउटर मोस्ट डी है और ये इनकी जो पेनल्टीमेट डी है, आउटर मोस्ट एस और पेनल्टीमेट डी, इनकी एनर्जी में बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है और ये भी बॉन्डिंग में बहुत ईजिली पार्टिसिपेट करती हैं। तो जब ये बॉन्डिंग में बहुत इजीली पार्टिसिपेट करती हैं तो उस टाइम पे खाली एस बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर खाली एस रिस्पॉन्सिबल होता तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको वही +1 +2 ही मिलनी थी मोस्ट ऑफ द टाइम।
बट क्योंकि ये डी भी इन्वॉल्व हो जाती हैं बॉन्डिंग के अंदर, रिजल्टिंग डी के कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या एक हो रहा है, क्या दो हो रहे हैं, क्या तीन हो रहे हैं, अकॉर्डिंग +1 +2 +3, और हम पाते हैं +8 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें यहाँ दिखाई देंगी। जबकि हमें लगता था कि 2 + 10, ये तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, फिर अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है तो 2 + 10 12 इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट करना है, वो +8 पे जाके क्यों रुक गई। कुछ ऐसे स्पीसीज भी दिखेंगी जिनकी सिर्फ +1 +2 ही है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स अवेलेबल रहेंगी सभी एलिमेंट्स में। कौन किस ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़्यादा बढ़िया दिखा सकता है, कौन नहीं दिखा सकता, क्या फैक्टर्स हैं एक ऑक्सीडेशन स्टेट के एग्जिस्ट करने के, पर्टिकुलरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, वो डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पे हम लोग जानेंगे। अभी प्राइमरीली हमारा फोकस क्योंकि पी पे पढ़ने का है तो इसलिए पी पे ही ज़्यादा डिस्कशन हम यहाँ पे रखेंगे, उसको वहीं इंक्लूड किया जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि 0 से लेके +8 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स वहाँ पे पॉसिबल हैं। ये भी वहीं समझा जाएगा कि क्यों ये +2 +3 +4 और ये +2 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाती हैं। तो हमारा प्राइमरीली फोकस जो है वो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, या ज़्यादा सही बोलूँ तो 17, 18 पे भी हम नहीं देखना चाहते क्योंकि उनमें एक एलिमेंट ज़ीनोन ही है जिसके कंपाउंड हमें दिखते हैं। तो हम ग्रुप 13 to 17 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे ग्रुप 13 to 17 का चार्ट मैं यहाँ दिखा देता हूँ और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन और यूटिलिटी वो सिर्फ यहीं पे है। 13, 14, 15, 16, 17 उसको छोड़ देते हैं, 18 को। अगर ग्रुप 13 में हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई गई हैं, एक +1 और एक +3, सिर्फ ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगर मैं बोरोन के कंपाउंड्स देखूं तो +3 ही ज़्यादातर दिखी, कोई एक आध +1 का हाईली अनस्टेबल कंपाउंड दिखा। सेम ये बात एल्युमिनियम के लिए रही, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में मुझे वो +3 ही दिखाई दिया। गैलियम और इंडियम में मुझे दोनों दिखाई दी, +3 और +1, जबकि थैलियम के अंदर +1 +3 दिखी बट बहुत ही रेयर, अगर कभी बन भी गई तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, इमीडिएटली ख़त्म। क्या वजह थी उसके पीछे तो आप रिकॉल कर सकते हैं, 11th में पढ़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 13 का वो NS2NP1 है। लाइक ऐसा सीन रहता है कुछ, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे 3 बॉन्ड बनाने हैं लाइक उसके, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना ही होगा। और जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये S इलेक्ट्रॉन रिलक्टेंट हो जाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब ये पेयर इनर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करा पाते। या मैं ऐसे बोलूँ कि जो एक्साइट कराने के लिए लगने वाली एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी के से कंपनसेट नहीं हो पाती, रिजल्टिंग फिर वो बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाता इतना ईजिली। रिजल्टिंग मुझे सिर्फ थैलियम का +1 दिखता है, मतलब एक बॉन्ड ही बनता दिखाई देगा। मुझे उसके 3 बॉन्ड बनते दिखाई रेयर देते हैं। कभी कभार कुछ कंपाउंड्स मुझे दिखाई देते हैं लाइक TLF3 जो हाईली अनस्टेबल होता है, बन तो जाता है बट बहुत अनस्टेबल होता है, इमीडिएटली वो TLF में कन्वर्ट हो जाएगा, TLF + F2 में, जस्ट बिकॉज +3 इसकी हाईली अनस्टेबल है, तो वो +1 की फॉर्म में ही रहना पसंद करता है। नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जाती है, ऊपर की तरफ हायर स्टेबल रहती हैं, रिजल्टिंग इन्होंने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +3 दिखाया, इन्होंने +3 और +1 दिखाया, इन्होंने सिर्फ +1 दिखाया। समटाइम हमें कुछ कन्फ्यूजन होता है कुछ एग्जांपल्स को देख के। लेट मी रिप्रेजेंट हेयर दोज एग्जांपल्स। जैसे मुझे समटाइम कन्फ्यूजन होता है इस कंपाउंड को देख के कि यहाँ गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, जबकि गैलियम का तो मैंने +3 और +1 बोला है। एक्चुअली ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, Ga2Cl4, और बढ़िया लिखूं तो ऐसा है GaGaCl4,
जहाँ ये गैलियम +1 की फॉर्म में है और ये +3 की फॉर्म में, तो हमें लगा कि +2 होगा, बट +2 नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +3 ही है। एक कंपाउंड मुझे दिखा TiI3, जैसे TLI3, जैसे मैं अभी दिखा रहा था आपको TLF3, और मैं बोल रहा था हाईली अनस्टेबल है और ये डिसोसिएट हो जाता है TLF + F2 में, अभी जस्ट 1 मिनट पहले लिखा। तो ये तो फिर बनना ही नहीं चाहिए। थैलियम +3 हम क्लियरली मना कर चुके हैं कि वो बनता ही नहीं है। ये एक्चुअली थैलियम +1 है ही नहीं, +3 है ही नहीं, ये थैलियम +1 ही है। +1 कैसे है? एक्चुअली ये Tl+ और I3- है, ये I3- है। I3- मतलब 3 आयोडीन्स आपस में कनेक्टेड हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है -1, तो थैलियम पे आपका +1 चार्ज ही है। इट अपीयर्स कि हम समझ जाते हैं कि ये आयोडाइड है, I नेगेटिव है और Tl पे 3+ था, जबकि रियली ये I3- एक आयन होता है और उसके साथ थैलियम +1 ही एसोसिएटेड होता है, तो आपका थैलियम +1 ही है। हम कभी भी गलती से ये ना समझ लें कि यहाँ थैलियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे जो लिटिल बिट हमें कन्फ्यूजन शो करते ऑक्सीडेशन स्टेट्स के मामले में। अदरवाइज ये सिंपल सा पॉइंट था, 11th में भी हमने पढ़ा हुआ है। ग्रुप 14 पे अगर मैं चला जाऊं, जहां कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये फैमिली है। सो मैं फिर एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा ग्रुप 14 की, तो मुझे पता चलेगा कि ये तो NH2NP2 होता है। मतलब P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो पेयर्ड अप हैं। तो अगर ये एक्साइट तो हो गए इलेक्ट्रॉन्स तो 4 बॉन्ड बना पाएगा, अदरवाइज वो 2 तक ही सीमित रहेगा। कार्बन का जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखा तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे -4 से लेके +4 तक नजर आया। मतलब कार्बन के केस में जब कोई स्पीसीज उसके साथ बॉन्ड बनाने आती तो वो इजीली यहां पे जंप कर जाता और फिर 4 बॉन्ड बनाता। अब 4 किसके साथ बनाता? मान लो यहां 4 H लगे हुए थे, तो क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी तो कार्बन चारों पेयर्स को अपनी तरफ खींच के अपने ऊपर -4 ऑक्सीडेशन स्टेट पोजेस करता। लेकिन अगर मैं एक भी यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा देता तो सीन बदल जाता। फिर ये पेयर तो Cl की तरफ खींच रहा होता, यानी कि कार्बन अपने पास 3 पेयर खींच रहा था, जबकि एक कार्बन से दूर भी जा रहा था। तो रिजल्टिंग कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनता वो सिर्फ -2 बनता। और अगर ऐसा करते करते मैं कार्बन पे 4 क्लोरीन लगा देता तो फिर चारों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रही होती, रिजल्टिंग कार्बन पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अपीयर होता। तो मैंने इस तरह से देखा कि कार्बन के अंदर -4 से लेके +4 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल रही। एंड सेम वाज द केस विद सिलिकॉन ऑल्सो। वहाँ पे भी आपको -4 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखी। हालांकि माइनस वाली बहुत कम दिखी क्योंकि सिलिकॉन कोई उतना अच्छा टिपिकल नॉन मेटल नहीं था जैसा कार्बन था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ना मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाना और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाना। रिजल्टिंग आपको सिलिकॉन जर्मेनियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखनी ज़्यादा शुरू हो जाती। +4 या समटाइम +2 भी आपको जर्मेनियम के अंदर दिखाई देती। टिन के अंदर भी आपको सिमिलरली +4 और +2 दोनों दिखाई देती, लेकिन लेड के अंदर फिर प्रीडोमिनेटिंगली +2 ही दिखाई देती। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रिलक्टेंट हो जाते, बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट ना कर पाते, रिजल्टिंग +2 ज़्यादा फेवरेबल होती। मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा कि +4 ना होती। देखिए लेड का PbF4 क्वाइट स्टेबल है, मिल जाती है, बट हाँ उसकी पसंद +2 है। PbCl4 के बहुत कम चांस हैं, अगर कहीं बन भी गया तो इमीडिएटली PbCl2 में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। PbO2 ऐसे हमें दिखता है ऑक्साइड ऑफ लेड, बट वो भी PbO में बहुत आसानी से कन्वर्ट होने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी +2 ज़्यादा स्टेबल है।
ओके, ग्रुप 15 पे चलते हैं, जहां असली कहानी शुरू होगी, हमारे सिलेबस की भी असली कहानी और पी ब्लॉक को समझने की भी असली कहानी। यहाँ हमारे पास जो मेंबर्स अवेलेबल हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, NS2 NP3, ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन था नाइट्रोजन की फैमिली का। पर्टिकुलर नाइट्रोजन की बात करूं तो 2s2 2p3 था। इलेक्ट्रॉन के जंप का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आगे 3s ऑर्बिटल आता है। अगर 2d जैसा कोई ऑर्बिटल होता तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता, बट अभी तो कोई चांस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन 2s का जंप करके 2p में जा पाए। रिजल्टिंग मुझे लग रहा है कि ये 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, ये 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। ओके, देखते हैं। ये आपका वो नाइट्रोजन है, अब ये 3 बॉन्ड बनाता है। तो 3 किसके साथ बनाता है? क्या वो 3 H के साथ बनाता है? यस, बना सकता है अमोनिया में। N 3 पे S को अपनी तरफ खींचेगा, रिजल्टिंग N पे -3 आ जाएगा। क्या हुआ अगर यहाँ पे कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, लाइक OH, NH2OH एक कंपाउंड रहता है हमारे पास, तो फिर क्या होगा? फिर O खींचेगा इस पेयर को अपनी तरफ, N 2 पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा, -2 बनाएगा। जबकि एक पेयर O खींच जाएगा N से, तो N पे +1 आएगा। तो ओवरऑल अगर मैं दोनों का काउंटर इफेक्ट देखूंगा, 2 पेयर्स N ने खींचे, एक N से खींच गया, तो रिजल्टिंग N पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। क्या हो अगर मैं N के साथ कुछ और सिचुएशंस प्रेडिक्ट करूं, लाइक NF3 देख सकता हूं, तो N तीनों पेयर्स को अपने से दूर होता पाएगा, N पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। मतलब मुझे -3 से +3 आता दिखाई दे रहा है। बट इन रियल पिक्चर अगर मैं बताऊं आपको, तो नाइट्रोजन में -3 से +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं। वो क्यों? एक्चुअली वो एक और बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो किसके साथ बनाता है, अब ये डिसाइड करेगा कि उस पर फाइनली क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स पे देखते हैं कि 5वां बॉन्ड बनाते हुए वो क्या करेगा। 2 एग्जांपल पे फोकस कीजिए। पहला एग्जांपल है अमोनिया, जिसमें ये एक लोन पेयर है, जिसको मैं कह रहा हूं बॉन्ड बना सकता है। दूसरा एग्जांपल भी दिखाता हूं। इसको मान लीजिए H+ के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को डोनेट कर रहा है। तो इन 3 बॉन्ड्स की वजह से N के ऊपर आया था -3, और इस बॉन्ड की वजह से कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 0-0। याद कर लो, अभी पीछे बताया था कि AB एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को डोनेट करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूशन रहता है 0-0। तो इस N पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो -3 ही रहेगा। जब भी वो किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, ये लीजिए H को हटा देता हूं और यहां BF3 ले आता हूं, उसकी खाली ऑर्बिटल्स में ये ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, स्टिल कंट्रीब्यूशन 0-0 रहेगा। यानी कि B पे -3 और यहाँ पे आपका -3। अब एक एग्जांपल देखते हैं। सॉरी, B पे +3, -3 नहीं, 3F लगे हुए थे, तो B पे +3 और यहाँ पे -3। अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को डोनेट करें। तो मेरे पास एक एग्जांपल है N2O5 का, जहाँ पे ये लोन पेयर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन को डोनेट किया जाएगा। ये ऑक्सीजन है अपने यूजुअल 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और ये नाइट्रोजन अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इसके साथ N2O5। सिमिलरली यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये नॉर्मल 3 बॉन्ड बने हुए थे और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड N2O5। किसी भी एक नाइट्रोजन पे फोकस कर लीजिए, ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पेयर को अपनी तरफ खींच रही हैं, रिजल्टिंग N पे आ रहा है +3। O को छोड़ो,
अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को डोनेट कर रहा है, तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। रिजल्टिंग नाइट्रोजन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट बन के आएगा वो +5 आएगा। हालांकि नाइट्रोजन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड कतई नहीं बना सकता, वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाए दिखेगा। लेकिन क्योंकि वो जो चौथा बॉन्ड बनाना है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे थे वो +5 भी बना सकता है। हालांकि समटाइम कंफ्यूजिंग लगता है हमें कि 5 कैसे बना लेगा, 5 बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है, 5 बॉन्ड नहीं बनाता। हर जगह ये बात छपी दिखेगी कि वो कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, बट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वो जरूर दिखा सकता है। और इस कॉन्सेप्ट को समझ के ही आप इस बात का जवाब दे पाएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि वो क्यों +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जबकि वो पेंटावेलेंट नहीं होता। तो आप यहीं पे उस जवाब को सर्च कीजिएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख पाएंगे कि नाइट्रोजन -3 से लेके +5 तक कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। अलग अलग एग्जाम्पल्स पे आप सर्च करते जाएं तो आपको ये सब क्लियर कट दिखाई देगा। लाइक मैं ये एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ हाइड्राजीन का N2H4, जहाँ N के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नज़र आएगा आपको। इन 2 पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये तो एक जैसे हैं दोनों, सिमिलरली ये भी इन 2 पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा। अगर मैं यहीं N के ऊपर 2 F लगा दूं, N2F4, तो कहानी रिवर्ट हो जाएगी। ये 2 F पेयर्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, रिजल्टिंग दोनों एंड्स के ऊपर आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पाएंगे। और आप अलग अलग एग्जाम्पल्स पे नाइट्रोजन में देखते जाइए, आपको -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इजीली ऑब्जर्वेबल रहेगी। व्हाट अबाउट फॉस्फोरस? सेम कहानी है, वो 5 बॉन्ड भी बना सकता है, 3s2 3p3, और बहुत क्लियरली पता है हमें उसके पास आगे 3d ऑर्बिटल्स भी होती हैं जहां वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के 5 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी भी रखता है। तो 5 बॉन्ड तो बना ही सकता है, बट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी +5 तक लेके जा पाएगा। मतलब सेम वही स्टोरी आपको दिखेगी अलग अलग कंपाउंड्स पे, -3 से लेके +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नज़र आएंगी। जैसे ही फॉस्फोरस से नीचे जाता हूँ तो एकदम मुझे ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स गायब होती दिखाई देती हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मुझे नहीं दिख रही हैं, फिर मुझे सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखती हैं, +3 और +5, जस्ट बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो गई है, अब आपको +3 और +5 ही दिखने लग जाती हैं, और नीचे पहुंचते पहुंचते फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट अपना असर दिखाने लग जाएगा, रिजल्टिंग आपको +3 ही मोस्ट प्रोमिनेंटली दिखाई देगी। अगर कोई गलती से एक आध कंपाउंड +5 का बन भी गया तो वो हाईली अनस्टेबल होगा और इमीडिएटली वो BiF3 + F2 में टूटने की कोशिश करेगा। BiCl5, BiBr5, BiI5, उनकी तो इंतज़ार करना ही बेकार है, ये ही बहुत कम स्टेबल है। तो BiCl5 जैसे कंपाउंड तो कभी दिखाई ही नहीं देंगे। ग्रुप 16 पे चलते हैं, जहां हमारा इंतज़ार कर रहा है ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। अब पोलोनियम की कहानी मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रेडियो एक्टिव स्पीसीज़ है, कोई उसके कंपाउंड्स बहुत कम अवेलेबल रहेंगे, लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, ऑक्सीडेशन स्टेट की ज़्यादा बातें हमें वहाँ पे नहीं करनी होंगी। ऑक्सीजन सल्फ़र तक ही अपनी कहानी को एक बार सीमित रखेंगे। और एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, NS2NP4 ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 4। पर्टिकुलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये 2s2p है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 दिखता है, 2 बना पाएगा, ये लीजिए 2। तो 2 किसके साथ बनाता है वो? हालांकि खुद बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोजेस किए हुए है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो -2 ही दिखाएगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर -1 में भी काम चलाएगा, क्योंकि ये तो दोनों एक जैसे हैं। तो वो एक पेयर को अपनी तरफ खींच रहा होगा तो -1 भी मुझे दिखाएगा। क्या हुआ अगर F आ गए, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गए, हाँ, तो फिर वो पलटी मार जाएगा, फिर वो +1 दिखाएगा। क्या हुआ अगर यहाँ पे भी F आ गया, तो ठीक है, 2 पेयर जा रहे हैं तो फिर वो +2 दिखाएगा। यानी कि पर्टिकुलरली अगर मैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करूं तो मुझे +2 +1 रेयर हैं, सिर्फ फ्लोरीन के साथ दिखाई दे रही हैं। 1-2 एग्जांपल्स ही होंगे
बट -1 -2 के ढेरों एग्जाम्पल होंगे। प्रोमिनेंटली वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता मिलता है। क्या वो ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता? क्या वो नाइट्रोजन की तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता? हाँ, वो बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट आपने देखा होगा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता था, ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर्स हैं। तो हमें लगता है कि वो तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन हमारा ये आइडिया गलत रहेगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स 2 जरूर हैं, लेकिन एक बॉन्ड बनाते ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फिर वो कभी भी दूसरा बॉन्ड यहाँ नहीं बनाता। ये अवेलेबल जरूर है उसके पास, लेकिन कभी बॉन्ड में वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, वो अपने ऊपर क्यों पॉजिटिव बियर करे? ये एक भी बड़ी मुश्किल से बियर की है उसने, एक बॉन्ड बना लिया, चलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट दूसरे की कतई इंतजार मत करें, वो कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। कोई भी स्पीसीज रादर मैं कहूँ तो वो जब डोनर की तरह से एक्ट कर रही होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हम देखते हैं तो वो एक ही लोन पेयर को एक पर्टिकुलर एटम से डोनेट कर रही होती है। उस एटम पे बेशक लोन पेयर्स 2 या 3 हो, बट वो डोनेशन एक से ही करेगा। ये पर्टिकुलर केस हमें दिखाता है कि O का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है यानी कि वैलेंसी है वो तो 3 हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो खुद बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जिसको भी डोनेट कर रहा होगा तो इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट पे 0-0 कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो फिर मुझे इसमें कहीं कोई फ्लक्चुएशन दिखाई नहीं देगी कि वो -2 से +2 तक की ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा पाता है। हाँ, बॉन्ड 3 बना लेता है। सल्फर को वहीं मैं देखूं तो अब सल्फर के पास एक एडिशनल फ़ायदा होगा कि सल्फर 3s3p और फर्दर 3d लिए हुए हैं। मतलब वो वैसा तो कर ही सकता है जैसा ऑक्सीजन कर रहा था, -2 से +2 तक का तो सीन है ही है, बट वो इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा के आगे भी भेज सकता है, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है। अब जो ये जंपिंग का काम होता है, 3p से 3d में इलेक्ट्रॉन जो जंप करके जाते हैं या 3s से 3d में इलेक्ट्रॉन जंप करके जाते हैं, वो तभी जाते हैं जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उन्हें अप्रोच करता हो। यानी कि सल्फर के पास हाइड्रोजन जैसा कोई एटम आ जाए और वो इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दे, आजा भाई 4 बॉन्ड बना ले, तो ये नहीं होने वाला। वो फ्लोरीन क्लोरीन को ही ये अलाउ करता है। मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके आगे जा पाते हैं और फिर वो बॉन्ड बनाते हैं। और फिर वो जब बॉन्ड बनाएंगे सल्फर के साथ तो डेफिनेटली सल्फर फिर अपने ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही रखेगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडीज़ के साथ इस तरह से जंप करके 4 बॉन्ड बनाने वाला है। तो आप सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट पाएंगे वो फिर -2 से लेके और +6 तक पाएंगे, क्योंकि अगर एक और जंप हो गया तो भी वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। तो सेलेनियम के लिए भी यही बात, टेल्यूरियम के लिए भी ऐसी बात, और लोअर लेवल पे थ्योरेटिकली बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से फिर इसका पार्टिसिपेशन बंद हो जाएगा। ग्रुप 17 पे चलते हैं। तो ग्रुप 17 में हैलोजेंस की फैमिली है, जहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रखे हुए हैं हमने। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5 है। पर्टिकुलरली फ्लोरीन की बात करूं तो वो इस तरह से 2s2p5 में एग्जिस्ट करता है। जंप का तो सवाल ही नहीं है, एक ही बॉन्ड बनाता है, हमेशा मोनोवेलेंट होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी उसके रेयरली दिखते हैं कोवेलेंट बनने के बाद। बट जब एक बॉन्ड बनाता है तो वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है? हमें सबको पता है कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, तो हमें लगता है कि फ्लोरीन तो हमेशा -1 लिया ही होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। बट अगर यहाँ पे मैं किसी एटम की बजाय ग्रुप ऑफ एटम्स लगा दूँ, अगर तो मैंने एटम लगाया तो मैं निश्चिंत हूँ कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो F पे -1 ही आएगा। बट अगर फ्लोरीन पे मैंने यहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ एटम्स लगा दिया, लाइक OH लगा दिया, लाइक NO2 लगा दिया, लाइक COOH लगा दिया, तो इस F पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ सकता है। हालांकि अनस्टेबल होते हैं ऐसे स्पीसीज, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करना चाहता। बट अब आ गए हैं तो क्या करे, वो ले लेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी। मतलब फ्लोरीन के केस में +1 एंड -1 दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं, और +1 हाईली अनस्टेबल होगा, -1 ही ज़्यादातर टाइम स्टेबल होगा। इमीडिएटली किसी न किसी तरह से +1 -1 में बदल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, हाइपोक्लोरस एसिड रहता है हमारे पास एक HOCl, जहाँ पे हाइपोफ्लोरस लिख देता हूँ ये, चलो क्लोरस पे भी ये बात समझा सकता हूँ। HOF OH पे माइनस है, Cl पे
प्लस है, तो अगर मैं Cl की बजाय F लिखता तो भी सेम होता है, OH पे माइनस होता है, F पे प्लस होता है, तो ये इमीडिएटली HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख पाएंगे +1 से वो -1 में बदल जाता है, और सेम HF भी ऐसा बनता है HOF के केस में, तो वो ईजिली कन्वर्टिबल रहता है अपनी मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लाने के लिए। बट अगर आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के अंदर पर्टिकुलरली देखेंगे तो कहानी कुछ बदल जाएगी। लाइक ये मैं आपको क्लोरीन दिखा रहा हूँ, जहाँ 3s2 3p5 कॉन्फ़िगरेशन है और आगे d ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो अब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही आके जंप कराएगा, लाइक जैसे फ्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ये जंप करके आगे चला जाएगा, 3 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है, इवन 7 भी बना सकता है। क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। आयोडीन में ये 5s5 भी हो जाएगा, तो वो भी ऐसा कर सकता है। अब क्लोरीन पे अगर मैं चाहूँ कि 7 बॉन्ड बन जाएं, सपोज मैं चाहता हूँ कि ClF7 जैसा कोई कंपाउंड बन जाए, तो ये मुझे दिखाई नहीं देता ज़्यादा कि Cl के साथ 7F लगे हुए हों, क्योंकि हर एक एटम का एक अपना लिमिट है। क्लोरीन जैसा एटम अपने ऊपर 7 फ्लोरीन्स को एक्वायर नहीं कर पाता। ब्रोमीन के लिए भी मुश्किल होता है, ब्रोमीन का एटम तो और बड़ा है, क्लोरीन से भी बड़ा है रादर। ये मैंने क्लोरीन का दिखा रखा था, तो वो 7 फ्लोरीन्स को नहीं ले पा रहा था। ब्रोमीन को देखता हूँ तो वो 5 फ्लोरीन्स को तो मुझे लिए हुए दिख जाता है आसानी से, बट 7 के लिए उसको भी प्रॉब्लम रहती है, तो यानी कि मुझे BrF5 दिख पाता है। बट आयोडीन के केस में अगर मैं देखूं तो मुझे 7 फ्लोरीन आसानी से उसके साथ चिपके दिखाई दे जाते हैं, मुझे किसी तरह की कोई ऑब्जेक्शनेबल बात वहाँ पे दिखाई नहीं देती। मतलब IF7 वो दिख रहा है मुझे, जिसमें आयोडीन +7 तक जा रहा है। Br को मैं देख पाता हूँ तो वो BrF5 तक ही मुझे ज़्यादा स्टेबल दिखा, BrF7 इतना स्टेबल नहीं बन पाता। वजह आप समझ सकते हैं, क्राउडिंग हो जाता था 7 के लिए, और Cl के केस में तो ClF3 तक ही मैं सीमित रहा, ClF5 भी उसके लिए अनस्टेबल हो जाता था। अगर मैं चाहूँ कि Cl के साथ मैं 3H लगा दूँ या 5H लगा दूँ, वो तो छोटे होते हैं, तो ये कतई पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन के बस की बात नहीं थी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा के आगे भेज पाता। वो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज ही ऐसी कर सकती थी। तो रिजल्टिंग आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास -1 से लेके और +7 तक की ऑप्शंस आ रही हैं। अगर सिर्फ इसी ने बॉन्ड बनाया तो +1 या -1, अगर ये जंप करके आगे चला गया तो अब +3। -3 का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि जंप तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडीज ही कराएंगी। अगर इसने जंप कराया तो +5, और अगर ये भी जंप करके आगे चला गया तो +7, 7 बॉन्ड बनने की वजह से। तो आप देख पाएंगे -1 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट हम ग्रुप 17 के अंदर पर्टिकुलरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है कि इसको अप्लाई कहाँ कहाँ करेंगे। हमने देख लिया कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं, कौन एलिमेंट कितनी कितनी तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकता है। तो उसी से हम आइडिया लेना शुरू करते हैं। जस्ट एक एग्जांपल पे मान लीजिए मैंने देखा कि मेरे पास एक कंपाउंड है N2O5। मैंने पूछा क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकता है, क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है, क्या वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस दिखा सकता है। तो मैंने देखा नाइट्रोजन तो +5 है, +5 उस ग्रुप की मैक्सिमम होती है, तो वो तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को सिर्फ घटा सकता है, +3, +2, -3 तक कुछ लेके जा सकता है, यानी कि वो तो सिर्फ रिडक्शन कर सकता है। और रिडक्शन कर सकता है तो जो रिडक्शन कर सकते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट तो कतई एक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। और डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है इन बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट होना, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होना। तो +5 से बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखा नहीं पाएगा, सिर्फ एक ही काम कर पाएगा, तो मैं बोल दूंगा कि डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखाता। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन अकर। वहीं अगर ये N2O4 होता, जहां नाइट्रोजन +4 की फॉर्म में था, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता था, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता था, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन भी दिखा सकता था। तो इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस हम यहाँ अलग अलग कॉर्नर्स पे देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट पता होने से उसका मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाएगा। सपोज कीजिए मेरे पास क्वेश्चन आया कि सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर पानी डाला क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर पानी डाला क्या बनेगा, या ऐसे ही कुछ और कंपाउंड्स मैं यहाँ पे ले लूँ, Cl2O3 के अंदर पानी डाला
क्या बनेगा। वेरी नेक्स्ट लेक्चर पे मैं समझाऊंगा ऑक्साइड्स के नेचर में ये सारी बातें इन डिटेल, बट अभी समझ लीजिए फ़िलहाल हम लोगों को पता भी है कि एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड, वो पानी में एसिड देते हैं। बेसिक ऑक्साइड पानी में डाले जाने पे बेस देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड पानी में डाले जाने पे एसिड देते हैं। तो Cl2O3 को पानी में डाले जाने पे मुझे क्या करना है, Cl2O3 इसको पानी में डाल लूँ तो क्या बनाऊँ। तो मैं इमीडिएटली रिकॉल करने लग जाता हूँ, भाई एसिड बनना है, कौन सा बनना है, एक हाइपोक्लोरस एसिड होता है, एक क्लोरस एसिड होता है, एक क्लोरिक एसिड होता है, एक परक्लोरिक एसिड होता है। ये चार मुझे याद आ रहे हैं एट प्रेजेंट। तो ये कौन सा देगा, तो मैं यहाँ पे जाके ऑक्सीडेशन स्टेट देखूंगा, क्लोरीन की +3 आ रही है, और यहाँ पे आके देखूंगा तो यहाँ पे इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, किस क्लोरीन की मुझे +3 दिख रही है वो मुझे यहाँ चेक करना होगा। इसकी +3 दिखेगी मुझे HClO2 की, तो मतलब ये वाला एसिड बनेगा। मतलब हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस जो होती हैं उसमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करके भी हम प्रोडक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे H2SO3 बनेगा, क्योंकि सल्फ़र की यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मुझे +4 का ही एसिड बनाना होगा, या यहाँ मुझे +6 का एसिड बनाना होगा, क्योंकि सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो इस तरह की क्वेश्चंस का जवाब भी हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट की नॉलेज से क्वाइट आसानी से दे पाएंगे। तो इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस हमारे सामने आती रहेंगी, और भी बहुत सारी हैं बातें करने को, बट हम लोग अपने उस पॉइंट पे पर्टिकुलर ग्रुप की स्टडी करते हुए सब चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छे से इसको समझ के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, हर जगह पे हम लोग इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।